नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे आदि कैलाश की। जी हाँ, आदि कैलाश जो एक हिंदुओं का, जैनियों का बहुत बड़ा धार्मिक स्थान है। जैनियों का तो वैसे कैलाश मानसरोवर को वो ज़्यादा मानते हैं क्योंकि उनके जो गुरु थे उन्होंने वहाँ पर जाकर तपस्या की थी। लेकिन आदि कैलाश कैलाश मानसरोवर का रेप्लिका है, यानी कि बिल्कुल मिरर इमेज। जैसा कि कैलाश मानसरोवर में एक कैलाश पर्वत है और उसके नीचे दो झीलें हैं जिनका नाम राक्षस झील और देवता झील है। दोनों का कलर अलग है। सेम इसी तरीके से आदि कैलाश में दो झीलें हैं उस पर्वत के नीचे, एक का नाम गौरी झील है और एक का नाम पार्वती झील है। लेकिन अब सवाल उठता है कि आदि कैलाश है कहाँ पर और यहाँ जाएं कैसे और यहाँ देखने को क्या क्या मिलेगा। तो इस बारे में बात करते हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि उत्तराखंड एक बहुत सुंदर और देवभूमि भी उत्तराखंड को कहा जाता है। वो शायद इसीलिए क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे मंदिर हैं, खासतौर से शिव जी के। तो आदि कैलाश पहुँचने का सबसे आसान तरीका है कि मैं दिल्ली को सेंटर पॉइंट मान के चल रहा हूँ। आप कहीं से भी हो सकते हैं, साउथ से या वेस्ट ईस्ट कहीं से भी। तो दिल्ली से ट्रेन, बहुत सारी ट्रेन चलती हैं काठगोदाम हल्द्वानी के लिए। तो आप हल्द्वानी आ सकते हैं या काठगोदाम आ सकते हैं, जहाँ से भी आपने अपना टूर लिया हो। और वहाँ से फिर वो टूर ऑपरेटर्स अपनी अपनी जीप लेकर आपको लेकर जाते हैं धारचूला। धारचूला पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट का एक पार्ट है और धारचूला आदि कैलाश, लिपुलेख और काला पानी, ओम पर्वत इसका बेस पॉइंट है। लास्ट विलेज, बड़ा लास्ट विलेज है। लास्ट विलेज तो इसको नहीं कहेंगे। तो जो धारचूला है वहाँ पर आपको अपने इनर लाइन परमिट लेने होते हैं, चाहे आप कैसे भी जा रहे हो, चाहे किसी टूर ऑपरेटर के थ्रू या अपनी गाड़ी से। तो धारचूला से आपको सबसे पहले तो लेना पड़ता है इनर लाइन परमिट। आपको हेल्थ चेकअप परमिट लेना होता है वहाँ से और पुलिस वेरिफिकेशन कराना होता है। हालांकि अकॉर्डिंग टू द रूल्स आप पुलिस वेरिफिकेशन अपने होम टाउन से करवा के भी ले जा सकते हैं, जो 2 महीने तक वैलिड रहता है। लेकिन ज़्यादातर लोग 99.9% लोग धारचूला जाकर ये पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह ये सारी फॉर्मेलिटीज़ करते हैं, क्योंकि आपको तो मालूम ही है कि इंडिया में अगर किसी को रिश्वत खाने का शौक ही है और वो पीछे पड़ जाए तो वो कोई भी एक बहाना लगा के आपका पुलिस वेरिफिकेशन कैंसिल कर सकता है और आप इतनी दूर जाने के बाद वापस नहीं लौटना चाहिए। तो इसलिए लोग बात क्या करते हैं कि वहीं से उन्हीं से बनवा लेते हैं, जैसे कि कोई कमी गलती निकले ही ना। तो धारचूला में ये 3 आपको सर्टिफिकेट लेने होते हैं और इन तीनों के लिए 500 रुपये के करीब का खर्चा आता है। अब बात करते हैं कि यहाँ से दिल्ली से हल्द्वानी आने का जो सिस्टम है वो बेस्ट है कि दिल्ली से रात को एक ट्रेन चलती है जो सुबह 6 बजे हल्द्वानी पहुँचा देती है। उस ट्रेन से उतरिए और उतर कर जीप लीजिए धारचूला के लिए। अगर आप किसी भी टूर ऑपरेटर के थ्रू नहीं जा रहे हैं तभी भी आप अपनी खुद की जीप करके वहाँ से जा सकते हैं। वहाँ से आप जीप करके जब जाएंगे तो आपको रास्ते में और भी कई चीज़ें देखने को मिलेंगी, जैसे धारी देवी का मंदिर और बाबा नीम करौली का मंदिर। उसके अलावा पिथौरागढ़ में कामाख्या देवी का मंदिर। ये डिपेंड करता है कि आपका जो टूर ऑपरेटर है वो आपको कहाँ क्या क्या दिखाता है। लेकिन अगर आप अपनी गाड़ी से जा रहे हैं, 4 व्हीलर से या बाइक से, जैसा कि आपको मालूम है मेरे चैनल का नाम है राइडरप्रेन्योर, यानी कि मैं राइड से ही राइड करता हूँ बाइक से। तो मेरे सारे ट्रैवल बाइक से होते हैं, इसलिए मैंने अपना ये टूर भी आदि कैलाश का अपनी बाइक से किया था। लेकिन मैंने शुरू किया था ये पीलीभीत टनकपुर वाली साइड से, मतलब मैंने पूरा एक सर्किट टाइप का बना दिया था। ऐसे पीलीभीत, टनकपुर, लोहागढ़ होते हुए मैं पिथौरागढ़ होते हुए धारचूला पहुंचा था और आदि कैलाश, ओम पर्वत वगैरह करते हुए लौटते में मैंने गोपेश्वर और बाबा नीम करौली वगैरह ये सब करते हुए हल्द्वानी, नैनीताल हल्द्वानी होते हुए वापस अपने घर आया था। अगर आप अपनी गाड़ी से हैं तो आप इस तरीक़े का सर्किट कर सकते हैं। अगर आप के पास अपनी सेल्फ की कोई गाड़ी नहीं है तो आप हल्द्वानी से जीप से धारचूला तक जा सकते हैं। अच्छा, जो भी जीप या कार, अगर मान लीजिए आप कार से जा रहे हैं तो धारचूला के बाद आपको अपनी कार ले जाना अलाउड नहीं है।
उसका रीज़न ये है कि धारचूला के बाद रोड एक तरीके से बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, ऑफ रोडिंग स्टार्ट हो जाती है। ऑफ रोडिंग मतलब कच्ची सड़क, कहीं गिट्टी पड़ी है, कहीं केवल मिट्टी है, कहीं केवल अभी पहाड़ काटा ही है, उसका पूरा मलबा पड़ा है। तो वहाँ पर आपको अपनी कार ले जाने की परमिशन नहीं है, बशर्ते आप वहाँ के लोकल ना हों। तो वहाँ पर आपको धारचूला से भी अलग अलग 4x4 जीप मिल जाती हैं, और अगर आपकी गाड़ी 4x4 है, पर्सनल गाड़ी, तो आप उसको ले जा सकते हैं। नॉर्मल जो सडन गाड़ियाँ होती हैं या एक्सयूवी होती हैं, उनको ले जाने की परमिशन नहीं है। तो वहाँ चलती हैं बोलेरो, और बोलेरो धारचूला से लेके आपको पूरा वो पैकेज लेती हैं 20 से 25 हज़ार रुपये के बीच का, और बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी बार्गेनिंग कर लेते हैं। तो वो आपको इसमें खाना पीना, आना जाना सब कुछ इसमें शामिल होता है, प्लस गाइडिंग भी शामिल होती है, क्योंकि वो ड्राइवर वहीं के लोकल होते हैं, तो वो रास्ते में आपको सारी चीज़ें बताते दिखाते चलते जाते हैं। और अगर आप अपनी गाड़ी से, इवन बाइक से भी हैं अपनी, तो आपको पता नहीं चलता कि रास्ते में क्या क्या चीज़ कहाँ कहाँ पर कौन सी डायरेक्शन में देखें तो क्या देखने को मिलेगा। आपको मेन चीज़ ही उससे अपने व्हीकल से पता चल पाती है। तो अगर आप गाइड के संग जाते हैं तो आपको 16 जगह देखने को मिलती हैं। धारचूला के बाद की बात कर रहा हूँ, उससे पहले की बात नहीं कर रहा हूँ। बाबा नीम करौली वगैरह ये मैंने इसमें शामिल नहीं किया है अभी। तो आपको आदि कैलाश जाने में सबसे पहले श्री नारायण आश्रम देखने को मिल सकता है। श्री नारायण आश्रम बहुत फेमस एक आश्रम है। कहते हैं कि बहुत सालों पहले एक संत हुआ करते थे, उनको विष्णु भगवान ने वो सपना दिया था कि आप यहाँ पर आके लोगों की सेवा कीजिए। तो उन्होंने वहाँ पर अपना एक आश्रम बनाया था, और वहाँ की लोकल जड़ी बूटियों से वो उनका इलाज करते थे। तब से इसका नाम श्री नारायण आश्रम पड़ गया। दूसरी जगह आपको मिलेगी, जब आप किसी भी गाड़ी से आगे की साइड जा रहे होंगे तो आपको दूसरी जगह मिलेगी बड़ी फेमस चिया लेक। अब नाम ऐसा है चिया लेक, लेक नहीं है, लेक है। तो चिया लेक सुनकर ऐसा लगता है कि वहाँ कोई बहुत बड़ी सी लेक होगी, झील होगी, लेकिन जब आप वहाँ पहुँचेंगे तो आपको देखने को मिलेगा केवल मिलिट्री की गाड़ियाँ, बहुत बड़ा कैंटोनमेंट टाइप का एरिया, जहाँ केवल आर्मी व्हीकल्स होंगे, आर्मी के घर होंगे, और वहाँ पर मिलेगी आपको चेक पोस्ट। इसी चेक पोस्ट पर आपके ये तीनों जो सर्टिफिकेट हैं ये सारे चेक किए जाते हैं, और यहाँ पर आपकी एंट्री होती है कि आप ऊपर की साइड जा रहे हैं बॉर्डर एरिया में। तो चिया लेक क्रॉस करने के बाद आपको, जब आप आदि कैलाश की साइड जाएंगे, उससे पहले आपको एक लास्ट में जाके एक मतलब आदि कैलाश पहुंचने पर नहीं, वहाँ पर सबसे फेमस जगह हैं दो, गूंजी और नाभि। अब एक टी पॉइंट आता है, वहाँ पर साइन बोर्ड लगा होता है, राइट साइड आप मुड़ेंगे तो गूंजी है 500 मीटर की दूरी पे, आधा किलोमीटर पे, और अगर आप लेफ़्ट साइड लेते हैं तो 3 किलोमीटर पर नाभि है। दोनों जगह बहुत सारे होम स्टे और होटल्स हैं, जहाँ पर आपको गर्म पानी, खाना, रजाई, बिस्तर, कंबल, ये सब चीज़ें मिलता है। बहुत अच्छे, मतलब मैं लग्जरी तो नहीं कहूँगा, लेकिन ऐसे एरिया में जहाँ पर इंसान का पहुँचना मुश्किल है, वहाँ पर इतनी फैसिलिटीज़ मिलना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। वहाँ जब आप धारचूला से चलेंगे तो नाभि तक का जो डिस्टेंस है वो केवल 90 किलोमीटर है, 90, और 90 किलोमीटर में आपको सुबह से लेकर शाम हो जाती है। उसका रीज़न ये है कि रास्ते में आपको देखने के लिए बहुत सारी सुंदर सुंदर चीज़ें मिलती हैं, प्लस आपको इतना ख़राब ऑफ रोडिंग मिलती है कि गाड़ी ना की बराबर रेंज हुए चलती है, और कई जगह तो फंस भी जाती है मिट्टी की गाड़ी में, कीचड़ में। कई जगह पहाड़ टूटे मिलते हैं, तो वो बिल्कुल खाई के कॉर्नर से गाड़ियाँ निकालनी पड़ती हैं। जब मैं लास्ट ईयर सितंबर में गया, सितंबर एंड में, तो मुझे ये जगह इतनी अच्छी लगी, मैंने इस जगह का नाम अपने आप में लैंड ऑफ वाटरफॉल रख दिया। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर जैसे आप आगे जाते हो, आपको इतने सुंदर नज़ारे देखने को मिलते हैं। लगभग हर 500 मीटर पे, 1 किलोमीटर पे आपको एक बड़ा सा वाटरफॉल देखने को मिलता है, और कुछ वाटरफॉल तो ऐसे होते हैं जो ऊपर से डायरेक्ट सड़क पर ही गिर रहे होते हैं, और जब आप उनके नीचे से निकलते हो, जैसे मैं तो बाइक पर था, तो पूरे उसमें हम भीग जाते हैं, प्लस हमें अपने फ़ोन वोन भी सब अंदर रखने पड़ते हैं उससे पहले। तो ऐसा सुंदर रास्ता है। जब आप धारचूला से जाओगे तो
आपको लेफ़्ट साइड में तो पहाड़ मिलेंगी, झरने आते हुए मिलेंगे, आपकी सड़क होगी, फिर राइट साइड में थोड़ी खाई होगी और खाई के नीचे होगी नदी। जी हाँ, ये इस नदी का नाम है काली नदी। धारचूला और कैलाश जो गुंजी है उस एरिया में इसको काली नदी कहा जाता है, और इसी के नाम से काला पानी और काली मंदिर ऊपर ओम पर्वत के रास्ते में आपको देखने को मिलते हैं। काली नदी वहाँ पर काली नदी होती है, लेकिन ये जब प्लेन एरिया में आती है उत्तर प्रदेश में तो इसका नाम हो जाता है शारदा रिवर। ये यहाँ पे शारदा रिवर के नाम से फेमस है। फिर जब आप ये इतना ट्रैवल करके जाते हो 90 किलोमीटर सुबह से लेकर शाम कर देते हो 90 किलोमीटर। प्लेन एरिया में क्या होता है 90 किलोमीटर हम 45 मिनट्स में या ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे में पहुंच जाते हैं, और वहाँ पर आपको पूरा दिन लग जाता है। शाम को आप पहुँचते हैं, मैं नाभी में रुका था तो मैं नाभी का बता रहा हूँ। शाम को आप पहुँचते हैं नाभी, वहाँ पर आप होम स्टे या गेस्ट हाउस में आप स्टे करते हैं। वहाँ पर आपको रात को खाना मिलता है, बुकिंग आपको पहले से करानी होती है। और वहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपका फ़ोन एकदम डिब्बा बन जाता है। कोई फ़ोन का सिग्नल नहीं आता है, कोई इंटरनेट नहीं है, कोई वाईफाई नहीं है। होटल वगैरह आपको होटल्स में भी वाईफाई नहीं मिलेगा। तो इसका जो मेन रीज़न है वो है सिक्योरिटी रीज़न। सिक्योरिटी रीज़न इसलिए क्योंकि वहाँ से जो चाइना का डिस्टेंस है वो बहुत करीब है। जैसे 40 किलोमीटर तो आदि कैलाश से है करीब, एरियल डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, बाय रोड नहीं। 40 किलोमीटर आदि कैलाश से है और सिर्फ 25 किलोमीटर ओम पर्वत से है। तो वहाँ पर कोई वाईफाई या इंटरनेट या मोबाइल का नेटवर्क नहीं है। तो नाभी में जो नाभी का ग्राम मुखिया है उनके घर पर एक डिश लगाई हुई है नेट के लिए, गवर्नमेंट ने BSNL की डिश है, और वो पब्लिक वेलफेयर के लिए लगाई हुई है, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन होती है वहाँ तक के लोगों के पहुँचने के लिए कि कुछ डिज़ास्टर वगैरह कुछ ऐसा होने वाला है तो पहले से उनको इन्फॉर्म किया जा सके और वो टच में भी रहें बाकी रेस्ट ऑफ द इंडिया के। तो उनके घर में, उनके आंगन में एक बड़ी सी डिश लगी हुई है, और जितने भी हम जैसे ट्रैवलर्स होते हैं हम सबको उनके घर के आंगन में जाना होता है, उनसे वाईफाई कनेक्शन लेना होता है। जैसे मैंने उनसे पूछा कि वाईफाई कनेक्शन बता दीजिए, तो उन्होंने बताने की बजाय डायरेक्ट मेरे फ़ोन में फीड कर दिया था। लेकिन इतने सारे यूज़र्स होते हैं और एक डिश है, तो इतना स्लो चलता है कि अगर आप अपने कोई वीडियो अपलोड करना चाहते हैं या छोटी सी क्लिप भी अपलोड करना चाहते हैं, इवन व्हाट्सएप टेक्स्ट मैसेज भी भेजना चाहते हैं, तो उसमें 5-10 मिनट लग जाते हैं और कभी तो आधा घंटा भी लग जाता है। तो वो केवल देखने दिखाने के लिए, मतलब हम ट्रैवलर्स के लिए, बाकी तो ऐसा कुछ है नहीं। नाभी से अगले दिन सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करके आप निकलते हैं आदि कैलाश पर्वत की ओर। जब आप गूगल मैप में देखेंगे तो आपको धारचूला से आगे जाके जो ये गूंजी नाभी मैं नाम बोल रहा हूँ, ये आपको उसमें नॉर्मल मैप में दिखेंगे नहीं। जब आप और क्लोजअप करते जाएंगे तब आपको ये 2 जगह दिखना स्टार्ट होंगी गूगल मैप में। फिर आप और क्लोजअप करेंगे, जूम करेंगे, तो आपको नाभी से थोड़ा सा आगे तक रोड दिखेगी, और उसके बाद वो रोड भी दिखना गूगल मैप में बंद हो जाएगी। और रियलिटी में भी यही है। जब आप नाभी से आदि कैलाश की साइड जाते हैं तो रोड मिलती है आपको अच्छी। हालांकि काम चल रहा है, धारचूला से लेके ऊपर तक सारा काम चल रहा है, क्योंकि बॉर्डर चाइना वहाँ पर खड़ा हुआ है और हमें अपनी सिक्योरिटी कंसर्न्स भी हैं, और प्लस ये रिलीजियस पॉइंट भी है। तो 2 रीज़न तो हैं ही। जब आप ये सब क्रॉस करते हुए जाएंगे तो आपको आगे जाके रोड ख़त्म हो जाएगी, और आपको फिर कच्चे रास्ते में कहीं गिट्टी पड़ी हुई है, कहीं केवल मिट्टी है, कहीं कीचड़ है, ये सब आपको मिलता जाएगा। तो बाइक से जब जाते हैं तो कीचड़ वगैरह इन सब का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, बाइक फिसलती हैं। और एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट बता दूं बाइकर्स के लिए, कि अगर आप वहाँ जाने का प्लान कर रहे हैं तो आपकी गाड़ी के टायर्स अच्छी कंडीशन के होने चाहिए, आपकी गाड़ी अच्छी कंडीशन की होनी चाहिए, पावरफुल होनी चाहिए। आप नॉर्मल गाड़ी से कीचड़ में नहीं जा सकते। जैसे कि लद्दाख तो अब इतना इजी हो गया कि लोग बाग अपना एक्टिवा, स्कूटी वगैरह लेके वहाँ पहुँच जाते हैं, रोड्स बहुत शानदार हैं, लेकिन यहाँ पर रोड्स का नामो निशान नहीं है। तो पावरफुल गाड़ी होनी चाहिए जो कीचड़ में आपको निकाल सके। और फिर आप जब आगे जाएंगे
तो फिर से एक आर्मी की चेक पोस्ट पड़ती है और वहाँ पर फिर से आपके परमिट चेक किए जाते हैं। आर्मी पर्सनल जितने भी वहाँ पर आपको बॉर्डर एरियाज़ में मिलते हैं बहुत कोऑपरेटिव होते हैं, बहुत आपको इज्जत से प्यार से बात करते हैं, आपके सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन बताते हैं। अब फिर और आगे जाएंगे तो आपको एक गणेश नाला मिलता है। पहाड़ी इलाकों में, चाहे वो हिमाचल, उत्तराखंड, लद्दाख, इन सभी जगह पे मैंने देखा है जितनी भी ऊपर से नदियाँ आ रही होती हैं, छोटी नदियाँ या उनको कहा जाएगा सहायक नदियाँ, तो जब वो आ रही होती हैं उनको वहाँ पर नाला ही कहते हैं। अब नाले से आप ऐसा मत सोचिएगा कि जैसे शहरों के नाले होते हैं, दिल्ली मुंबई वगैरह के, ऐसे नाले नहीं होते। वो नदियाँ होती हैं बिल्कुल साफ़ सुथरी, आप उसमें उनका पानी भी पी सकते हैं। तो जो ये गणेश रिवर है, सहायक नदी, ये मिलती है काली नदी में। लेकिन इस गणेश रिवर की खासियत क्या है? ये डायरेक्ट जो आदि कैलाश पर्वत है, ग्लेशियर है, उसके ऊपर वहाँ से बर्फ़ पिघल के सीधा पानी ऊपर से तेज़ी से बहुत स्पीड से बहता हुआ आता है और इतनी तेज़ी से आता है कि वहाँ पर अभी तक सड़क नहीं बन पाई है और वो पूरा की पूरा जो ये कच्चा रास्ता है, इस पर वो पानी भर जाता है बहुत लंबे एरिया में और जाने दो उधर से। उसका बहाव इतना तेज होता है और वो सड़क से ही होता हुआ सीधा नीचे खाई में होता हुआ और सीधा नदी में मिल जाता है। लेकिन उसका बहाव इतना तेज होता है कि कहने को तो वो 6 इंच या 1 फुट गहराई उसकी होती होगी, लेकिन अगर आप बाइक का हैंडल लेफ़्ट मोड़ रहे होंगे तो वो राइट में जाएगा, राइट में मोड़ रहे होंगे तो लेफ़्ट में, यानी कि पानी के अकॉर्डिंग जहाँ पानी का बहाव है उसी डायरेक्शन में जाता है। गोल गोल बड़े बड़े मोटे मोटे पत्थर होते हैं जहाँ आपकी बाइक तो छोड़िए, आपकी 4x4 गाड़ी भी फंस जाती हैं। और कई बार उन 4x4 गाड़ियों को भी निकालने के लिए एक दूसरी गाड़ी की ज़रूरत पड़ती है और उसको बांध के तब डबल इंजन की पावर से तब वो उसको बाहर निकाल पाते हैं। इतना मुश्किल डेयरिंग की नदी है। चलो चलो चलो। इन सब को पार करके आप जौलीकोंग पहुंचते हैं। जौलीकोंग आर्मी का या आदि कैलाश का बेस है। इससे आगे किसी भी गाड़ी को जाने की परमिशन नहीं है। इसके बाद शुरू होती है ट्रैकिंग। यहाँ पर आकर आपका फिर से सारी डिटेल्स नोट की जाती हैं कि जिससे कि गवर्नमेंट को पता चल सके कि कितने लोग ऊपर जा रहे हैं और कितने लोग वापस आ गए, वहाँ दोबारा से एंट्री करानी होती है। अब मैं आदि कैलाश, अब इसके बाद की जर्नी मैं आपको बाद में बताता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ जब आप ये सब जा रहे होंगे इस रास्ते में तो आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। सबसे पहले मैंने नाम बताया था श्री नारायण आश्रम, फिर चिया लेक, फिर नाभि में आपको मनोकामना मंदिर जो कि शिव जी का है, नाम से ही पता चल रहा है। फिर जब नाभि से आप आदि कैलाश जा रहे होंगे तो कुटी विलेज। कुटी विलेज, अब उसको कुटी विलेज कहने लगे हैं, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जो पांडवों की माँ थी कुंती, उनके नाम से ये गांव का नाम पड़ा कुटी, क्योंकि हर जगह का जो प्रोनाउंसिएशन हो वो चेंज होता जाता है, तो उन्होंने कुंती की जगह कुटी कहना शुरू किया होगा, उस जगह का नाम कुटी पड़ गया। जब आप रोड से जा रहे होंगे तो आपको विलेज के पीछे की साइड ही एक बड़ा सा पत्थर कहा जाएगा या टीला कहा जाएगा, वो देखने को मिलेगा डी शेप में, और कहते हैं कि वो पांडव किला है। पांडव वहाँ रहा करते थे और उनकी माँ वहाँ रहा करती थी जब वो वहाँ से गुजरे होंगे, इसलिए इस जगह का नाम कुटी विलेज है। ये दोनों, मतलब किला तो आपको रोड से दिख जाएगा, लेकिन आपको क्रॉस करके गांव के अंदर से जाना होगा कुटी विलेज के, तो आप वहाँ पर रुक कर चाय वगैरह पी सकते हैं। और जो लोग नाभि में नहीं रुकना चाहते हैं या गुंजी में नहीं रुकना चाहते हैं, वो लोग ऐसा भी करते हैं कि कुटी विलेज में रुक जाते हैं, क्योंकि वो छोटा सा गांव है, सस्ता मिलता है वहाँ। 500 रुपये में, 600 रुपये में आपको खाना पीना रहना सब कुछ मिल जाता है। जबकि जो गुंजी और नाभि है, यहाँ पे 1500 रुपये पर पर्सन पर डे के हिसाब से मिलता है। इसलिए जो लोग पैसा बचाने की सोचते हैं वो आपको वहाँ जाके स्टे कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप और आगे जाएंगे तो आपको ब्रह्म पर्वत देखने को मिलेगा, जो ऋषि व्यास थे उनकी गुफा मिलेगी। शेषनाग पर्वत मिलेगा, भीम की खेती मिलेगी, भीम की खेती आपको ऊपर मिलेगी। अब हम बात करते हैं जो ये आदि कैलाश के आसपास के जगह हैं। आदि कैलाश के आसपास क्या क्या है? आदि कैलाश के आसपास है गौरीकुंड, पार्वती कुंड, आदि कैलाश पर्वत,
और ये 4 चीज़ें आपको देखनी है वहाँ पर। कहते हैं कि जो गौरी पार्वती थी, पार्वती जी शिव जी की वाइफ, वो गौरी कुंड में रोज़ स्नान करती थी और वहीं पर उन्होंने अपने पुत्र गणेश जी को बिठाया था कि आप चौकीदारी करना, लोगों कोई आए ना, मैं स्नान कर रही हूँ। और जब वहाँ पर गणेश जी को, शिव जी आते हैं और वो गणेश जी को देखते हैं तो शिव जी उनका सर अलग कर देते, काट देते हैं। तो यहीं पर ही पार्वती जी ने शिव जी से कहा था कि मेरे को मेरा बेटा वापस चाहिए, और यहाँ पर ही इसी जगह पर शिव जी ने अपने पुत्र के हाथी का जो सिर से ऊपर का पोर्शन होता है वो उनके लगाया था। इसीलिए आप देखते हैं कि गणेश जी का जो आगे का पोर्शन है वो हाथी वाला है। तो इसलिए इस झील की मान्यता और पवित्रता बहुत है, और ये बिल्कुल आदि कैलाश पर्वत के ठीक नीचे है। यहाँ पर जाकर आप पूजा पाठ भी कर सकते हैं। आप थोड़ी देर योगा, मतलब पद्मासन वगैरह में भी बैठ सकते हैं, थोड़ी देर आँख बंद करके मेडिटेशन भी कर सकते हैं। बहुत पीसफुल जगह, बहुत अच्छी जगह और बहुत मुश्किल जगह। अगर आप इसकी ट्रैकिंग का पूछेंगे, मतलब देखेंगे गूगल में कि किस टाइप की है, टिपिकल है, डिफ़िकल्ट है, इजी है, मॉडरेट है, तो उसमें लिखा होगा इजी। बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूँ कि इजी है। आपको कोई सीढ़ी वैसी नहीं चढ़नी है जैसे कि वैष्णो देवी वगैरह में या केदारनाथ में सीढ़ियाँ चढ़नी होती हैं। यहाँ पर बिल्कुल स्लोप टाइप का है, पगडंडी टाइप की, लेकिन इतनी हाइट पर है, इतनी हाइट पर है, इतनी हाइट पर है कि आप 10 कदम चल के हाँफने लग जाते हो। ऑक्सीजन की बहुत कमी है, और उसके अलावा इतना दुर्गम क्षेत्र है कि यहाँ पर आप जब पहुँचे हैं तो आप जैसे नावी से चले, धूप निकली हुई है, अब आपको रास्ते में बादल मिल गए, बारिश हो गई, लेकिन जब आप यहाँ पहुँचते हैं तो यहाँ पता चलता है कि यहाँ स्नोफॉल होना स्टार्ट हो गई। तो मौसम का कुछ नहीं कहा जा सकता, आपको पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर जाना है। उसके बाद जो लोग, जिन्हें कम पैदल चलने की आदत है, उनको मेरी एक पर्सनल एडवाइस है, जब हम जॉलीकॉन्ग पहुँचते हैं तो वहाँ से वी शेप में रास्ते जाते हैं। अगर आप राइट वाला साइड लोगे तो आप पार्वती कुंड पहुँचोगे। पार्वती कुंड से फिर आपको गौरी कुंड के लिए जाना होगा, और गौरी कुंड आदि कैलाश है। तो जो ये डिस्टेंस है ये इतना ज़्यादा हो जाता है कि आपको चलना बहुत मुश्किल, मतलब झेलना बहुत मुश्किल हो जाता है वो चलना। आप हाँफने लगते हो, हालांकि वहाँ घोड़े भी अवेलेबल है, लेकिन अगर आप पैदल चल रहे हो तो आप हाँफने लगते हो क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है। तो मेरा पहला सजेशन तो यही है, पर्सनल सजेशन, कि आप सबसे पहले आदि कैलाश पर्वत की ओर जाएं, क्योंकि वही मेन अट्रैक्शन है, वही हमारा सबसे पहला ध्येय है कि हम शिव जी के दर्शन करें और जो पवित्र झील है उसके दर्शन करें। और कुछ लोग वहाँ पे स्नान भी करते हैं, लेकिन ठंड इतनी होती है कि मैं तो नहीं कर सकता फ्रैंकली स्पीकिंग। लेकिन जो लोग ज़्यादा श्रद्धा वाले हैं, जिन्हें कम ठंड लगती है, वो वहाँ स्नान भी कर लेते हैं। फिर अगर आपके पास स्टेमिना बचा है, अब आप पैदल चल सकते हैं, तो फिर आप दूसरी वाली झील का भी उनके दर्शन कर सकते हैं। फिर आपकी जर्नी, ये सारा काम आपका सुबह अगर आप नाभि से निकलते हैं दोपहर तक वहाँ पहुँचते हैं, और ये सब 4-5 घंटे में करने के बाद जब आप वापस चलते हैं तब तक शाम हो चुकी होती है। और शाम होने के कारण आपको दोबारा से अपने बेस, अपने होटल नाभि या गुंजी में पहुँचना होता है। तो आप शाम को वापस आइए और वहाँ पर नाइट स्टे कीजिए, अपनी थकान मिटाइए, गर्म पानी लीजिए होटल वाले से, उसमें पैर डाल के बैठिए, अगले दिन की तैयारी कीजिए, और अगले दिन सुबह सुबह नाश्ते के बाद दोबारा से ओम पर्वत के लिए निकल जाइए। अब इसमें आपके पास 2 ऑप्शन मिलते हैं, या तो आप अपना सामान लेके निकलिए और ओम पर्वत करने के बाद आप वापसी डायरेक्ट धारचूला कीजिए, और अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है, आप और एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो आप ओम पर्वत से डायरेक्ट आइए गुंजी, और गुंजी में आप स्टे कर लीजिए। तो जब आप ओम पर्वत जाएंगे, ओम पर्वत से चाइना की दूरी सिर्फ 20, बल्कि शायद और भी कम ही होगी, क्योंकि अभी पिछले 1-2 साल से मोदी जी ने एक, जब से चाइना ने इंडियंस को बैन लगाया है कि इंडिया से आप कैलाश मानसरोवर की यात्रा नहीं कर सकते,
तब से उन्होंने एक नया प्लान बनाया है कि आप ओम पर्वत वाली साइड एक ट्रैक बनाया जा रहा है, जो शायद इस सितंबर से स्टार्ट होना था। तो वहाँ से आप आदि कैलाश मतलब ओम पर्वत से आप कैलाश मानसरोवर के दर्शन कर सकते हैं। तो जब आपको कैलाश मानसरोवर के इतनी दूर से दर्शन हो रहे हैं, इसका मतलब वो जगह बहुत दूर नहीं होगी, जबकि चाइना का बॉर्डर उससे बहुत पहले है। तो मेरे ख्याल से 15-20 किलोमीटर बॉर्डर होगा, तो उससे 5-6 किलोमीटर आगे वो कैलाश मानसरोवर होगा। तो अब आप जब ओम पर्वत पहुंचते हैं, ओम पर्वत लास्ट पॉइंट है जहां तक आपकी गाड़ियां जा सकती हैं। मतलब बिल्कुल ओम पर्वत के पास तो नहीं जाने देते, जहां से ओम पर्वत बिल्कुल क्लियर दिख रहा होता है वहां तक आपको जाने की परमिशन है। वहां पर भी आर्मी की पूरी बटालियन है, पूरा कैंप है, और वहाँ पर आपकी गाड़ी रोक दी जाती है और वहाँ से आपको फिर 100-200 मीटर पैदल चल के आपको ओम पर्वत के दर्शन होते हैं। अब यहाँ पर भी और आदि कैलाश में भी एक और चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है मौसम की, वो ये कि अगर मौसम अच्छा है तो आप बिल्कुल साफ़ सुथरे दर्शन कर सकते हैं। जैसे आदि कैलाश में कई बार क्या होता है कि जब आप आदि कैलाश जाते हैं तो मौसम इतना ख़राब होता है, स्नोफॉल तो हो ही रहा होता है, बादल इतने नीचे होते हैं कि आदि कैलाश का ऊपर पर्वत की जो चोटी है वो दिखती नहीं है, कुछ दिख नहीं रहा होता। सेम इसी तरीके से जब आप ओम पर्वत पहुंचते हैं और ओम पर्वत पर अगर मौसम ख़राब है, बादल हैं, तो बादल उसको पूरा कवर करके रखते हैं ओम पर्वत को, जहाँ पर ओम है। अब ओम पर्वत के बारे में मैं बताता हूँ कि ओम पर्वत इसको क्यों कहा जाता है। वैसे तो हिमालय में सारी पहाड़ बहुत ऊंची ऊंची हैं, सभी जगह बर्फ़ गिरती है ऊंची चोटियों पर। उसी तरीके से ये भी एक चोटी है जो बहुत ऊंची है और यहाँ पर भी बर्फ़ गिरती है। लेकिन यहाँ पर बर्फ़ गिरने के बावजूद उस चोटी में ऐसे जो ओम वर्ड है संस्कृत का, बिल्कुल ऐसा करके उस शेप में बर्फ़ जम जाती है। और वो इतने दूर से भी, मतलब ये जो ओम पर्वत है, ये जहाँ से दर्शन करने की परमिशन है वो भी 10 किलोमीटर तो होगा, 10-15 किलोमीटर। और मेरे ख्याल से वो ओम पर्वत के ठीक पीछे ही चाइना का बॉर्डर होगा, इसलिए वहाँ तक केवल आर्मी जा सकती है, बाकी सिविलियंस नहीं। तो अगर मौसम साफ़ है तब तो आप ये ओम पर्वत देख सकते हैं, और अगर मौसम ख़राब है तो बादल इतने आ जाते हैं कि आप ओम लिखा हुआ देख नहीं पाते। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मेरे साथ भी वही सेम कंडीशन थी कि बादल आ गए और जो ओम था वो बिल्कुल ठीक से दिख नहीं रहा था, दिखता था और गायब हो जाता था, दिखता था गायब हो जाता था। तब मैंने आधे पौन घंटे उसी जगह पर बैठकर अपना फ़ोन एक पहाड़ के जो छोटा सा पत्थर होते हैं उसके साइड से ऐसे लगा के, बड़ी मुश्किल से तो वहाँ फ़ोन रख पाते हैं क्योंकि हवा इतनी स्पीड से चल रही होती है कि जितनी बार फ़ोन रखो वो नीचे गिर जाता है। बड़ी मुश्किल से मैंने उस अपने फ़ोन को टिका के आधे पौन घंटे की जो टाइम लैप्स वीडियो होती है, जिसमें 45 मिनट्स 45 सेकंड्स में रिकॉर्ड होते हैं, वो बनाया। और उसमें मैं इसमें ऐड करूँगा, आप उसमें देख सकते हैं कि कितनी स्पीड से, मतलब हम नॉर्मल आइज से तो देखते हैं कि केवल बादल धीरे धीरे उड़ रहे हैं, लेकिन आप उसमें देख सकते हैं कि कितने बादल उड़ते रहते हैं उस पर्वत के आमने सामने से। लेकिन फाइनली पौन घंटे बाद कुछ देर के लिए बादल ख़त्म हुए और मेरे को पवित्र ओम पर्वत के दर्शन करने को मिले। जहाँ पर ये सब देखने का सिस्टम है वहाँ पर ही 2-3 छोटे फास्ट फूड टाइप के स्टॉल्स हैं जहाँ आपको चाय, मैगी वगैरह, समोसे, ये सब खाने पीने को मिल जाता है। तो लोग बाग वहाँ पर कुछ पेट पूजा भी कर लेते हैं और फिर यहाँ से करते हैं वापसी। वापसी में आप सीधे पहुँचते हो काली मंदिर। काली मंदिर ये काली माता का मंदिर नहीं है, मतलब जो बंगाल की काली देवी हैं वो वाला मंदिर नहीं है, ये नदी वाला नदी का काली मंदिर है। तो जो ये काली मंदिर है ये काली नदी का उद्गम स्थान है। उद्गम स्थान मतलब यहाँ से ही काली नदी निकलती है, स्टार्ट होती है, और जो कि प्लेन एरिया में शारदा के नाम से जानी जाती है। तो यहाँ पर आप दर्शन कीजिए और दर्शन करने के बाद, उद्गम स्थान देखने के बाद आप वापस धारचूला के लिए लौट सकते हैं। आदि कैलाश और ओम पर्वत ऐसे वी शेप में दोनों अलग अलग रास्ते हैं। अगर आप गुंजी की साइड जाएंगे तो आपको मिलेगा आदि कैलाश, और अगर आप गुंजी की साइड जाएंगे तो आपको मिलेगा गुंजी से और आगे जाके ओम पर्वत और काली नदी। तो ये सारे आप पूरा सर्किट करके आप वापसी करिए धारचूला, और धारचूला आके आपको फिर से नाइट स्टे करना पड़ेगा। तो
कुल मिला के जो मोटा मोटी इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि आपको दिल्ली से पहले आना है हल्द्वानी, हल्द्वानी से आपको आना है धारचूला, और धारचूला से आपको गूंजी या नाभी में से एक जगह चुननी है और 2 रात वहाँ पर रुकना है और फिर वापस आपको धारचूला आना है। ये पूरा सर्किट है। और उत्तराखंड गवर्नमेंट की वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट पे जो ये पैकेज है इस टूर का, ये 35,000 पर पर्सन का पैकेज है, जिसमें 7 नाइट 8 डेज़ का ये पैकेज है। इसमें गाड़ी, खाना पीना रहना सब कुछ शामिल होता है। और अगर यही पैकेज आप किसी प्राइवेट कंपनी से लेते हैं तो ये आपको 25 से 30 हज़ार रुपये के बीच में मिल जाता है। तो एक और बात, जो टूरिस्ट लोग होते हैं जिन्हें लग्जरी पसंद है, उनके लिए अभी आदि कैलाश परफेक्ट जगह नहीं है, क्योंकि यहाँ बिल्कुल भी आराम नहीं है। अगर आप ट्रैवलर हैं, अगर आप प्रकृति को देखने के शौकीन हैं, उसके संग एडजस्ट कर सकते हैं, आपको एडजस्ट करना है, प्रकृति को नहीं। अगर आप एडजस्ट कर सकते हैं तो इस जगह पर जाइए, और अगर आप एडजस्ट नहीं कर सकते तो आप मत जाइए। दूसरी बात ये, जो इसका रास्ता है धारचूला से लेकर आदि कैलाश या धारचूला से लेकर ओम पर्वत, ये इतना ऊबड़ खाबड़ है, इतना ऊबड़ खाबड़ है कि आप ये मत सोचिएगा कि आप 4x4 गाड़ी में बैठे हैं तो आप लग्जरी में बैठ गए और आप बड़े मज़े से ये पूरा टूर कर लेंगे। जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि धारचूला से नाभी की और डिस्टेंस केवल 90 किलोमीटर है और टाइम ड्यूरेशन 8 आवर्स है। तो 8 घंटे 90 किलोमीटर, 1 घंटे में 10 किलोमीटर लगभग। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसा रास्ता होगा। तो आप पहले से ही हिम्मत के साथ चलिए, हिम्मत वाले हैं तो ही जाइए इनफैक्ट। अच्छा, बात करते हैं कि यहाँ पहुँचने का बेस्ट टाइम क्या है। वैसे तो यहाँ का जो रास्ता है वो 8 महीने साल में बंद रहता है, 7-8 महीने बंद रहता है। बहुत स्नोफॉल होती है, बहुत ठंड रहती है, तो लोग बाग जाते नहीं हैं। इवन जो गूंजी और नाभी के लोकल लोग हैं वो भी धारचूला आके रहते हैं। तो जो लोगों को जाने की परमिशन है वो मई से खुलती है, तो आप मई और जून में जा सकते हैं। मई जून में भी आपको कहने को मई और जून है, प्लेन एरिया में कितनी उमस 49-50 डिग्री टेम्परेचर होने को हो रहा होता है, और आपको आदि कैलाश में स्नो मिल सकती है। तो आप अपने घर की गर्मी को देखकर सामान पैक मत कीजिए, आप वहाँ की ठंड को, वहाँ के मौसम को देखकर सामान पैक कीजिए। सर्दी के हिसाब से जैकेट, स्वेटर, गर्म कपड़े, मफलर, कैप, ये सब चीज़ें होना ज़रूरी हैं। प्लस अगर आप ट्रैकिंग करेंगे उस समय के लिए आपके पास रेन कोट होना बहुत ज़रूरी है जैकेट के ऊपर पहनने के लिए, वरना इतनी छोटी छोटी बूंदों जैसी रेन, मतलब स्नोफॉल होता है कि वो देखने को तो स्नो होती है, जैसी जैकेट पर आप हाथ मारेंगे तो वो पानी बन जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी जैकेट गीली ना हो तो रेन कोट होना बहुत ज़रूरी है। अम्ब्रेला हो तब भी चलेगा। तो आप मई जून में जा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जुलाई अगस्त में बारिश होती है और बहुत हैवी बारिश होती है। 2023 में तो वहाँ पर बादल भी फट गया था, इसलिए हमारे को हमारी जो ट्रिप थी वो पहले हमारी सितंबर 1st वीक में थी, लेकिन बादल फटने के कारण हमारे को इसे पोस्टपोन करना पड़ा था और हम निकले थे सितंबर लास्ट वीक में, और हम अक्टूबर 1-2 अक्टूबर के आसपास हम आदि कैलाश में थे। तो हम सितंबर लास्ट अक्टूबर 1st वीक में गए थे। तो मैं भी आपसे यही कहूँगा कि मई जून में जाइए या फिर सितंबर लास्ट और अक्टूबर 1st वीक में जाइए। अक्टूबर 2nd वीक, 3rd वीक, 4th वीक ये बहुत ठंडे होते हैं और अक्टूबर के बाद रास्ता बंद हो जाता है। तो अगर आप मोटा मोटी देखें तो मई, जून और सितंबर और अक्टूबर 4 महीने आपके पास हैं। 4 महीने में से भी 3-3.5 महीने ही हैं आपके पास। फिर बात करते हैं कि नियरेस्ट रेलवे स्टेशन कौन सा है। तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन अगर आप डिस्टेंस के हिसाब से बात करेंगे तो टनकपुर है, जिसका डिस्टेंस धारचूला से 218 किलोमीटर है। मैं धारचूला से डिस्टेंस की बात करता हूँ। और अगर आप दिल्ली से फिर काठगोदाम आना चाहते हैं तो आप बाय ट्रेन टनकपुर जाने की बजाय काठगोदाम की ट्रेन पकड़िए। ये कंफर्टेबल रास्ता है, पास रास्ता है, इजी रास्ता है, और यहाँ पर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट आपको हर तरीके का मिल जाएगा, जीप, बस वगैरह सब कुछ। नियरेस्ट एयरपोर्ट आपको पंतनगर में मिलेगा, जो हल्द्वानी से भी थोड़ा पहले ही पड़ता है। तो इसलिए अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं तो बेस्ट मैं फिर से कहूँगा ट्रेन है। कार से आ रहे हैं तब भी नैनीताल होते हुए आइए, हल्द्वानी होते हुए आइए,
क्योंकि यहाँ पर रुकने के और एक्सप्लोर करने के बहुत अच्छे और बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, नज़ारे बहुत सुंदर हैं। तो अभी के लिए मैं इस वीडियो को यहीं पर रोकता हूँ। मैं आदि कैलाश ओम पर्वत के ऊपर फिर से एक नया वीडियो बाद में बनाऊंगा आप लोगों के सजेशन क्वेश्चंस के ऊपर, और मुझे अभी आज्ञा दीजिए। एक बात और मैं आपसे करना चाहूँगा, जो बाइक से जा रहे हैं वो अपनी गाड़ी के टायर्स बिल्कुल फिट, ट्यूबलेस टायर हैं तो उस पंचर बनाने की किट ज़रूर रखिए। हवा भरने का पंप, फर्स्ट एड, ये सब सामान आपके पास होना चाहिए। क्लच वायर गाड़ी में बिल्कुल नया होना चाहिए, साथ में आपके पास एक्स्ट्रा भी होना चाहिए। गाड़ी का फ्यूज़ भी आपके पास होने चाहिए, और जो गाड़ी के टूल्स होते हैं वो भी आपके पास होना चाहिए। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, जब मैं ओम पर्वत गया, मेरी बाइक स्पोक्स वाली है, तान वाली, यानी कि जो मेरी बाइक में टायर हैं वो ट्यूब वाले। तो जब मैं ओम पर्वत से लौट रहा था और काली नदी, काली मंदिर पर जब मैं रुका और जब हम वापस आए, तब तक तो मेरी बाइक ठीक थी। जब हम वापस आए दर्शन वर्शन सब करके, तो मैंने देखा मेरी बाइक का पिछला टायर पंचर हो चुका है। अब वहाँ से गूंजी का जो डिस्टेंस है 35 किलोमीटर, वो मेरे को कैसे क्रॉस करके वहाँ तक आना पड़ा वो मैं ही जानता हूँ। और गूंजी में जब मैं आया तो वहाँ पर कोई पंचर की दुकान नहीं थी। फिर मैंने किसी से पता किया तो गूंजी में नीचे जाके आदमी का बहुत बड़ा वर्कशॉप है, मेरे को सजेस्ट किया कि आप वहाँ ले जाओ, वहाँ पर आपकी बाइक का पंचर बन जाएगा। तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो पहले तो मेरे को 10 आदमी पर्सनल से, जो वहाँ के स्टाफ था, हेड थे, इंचार्ज थे, उन लोगों से परमिशन लेनी पड़ी। फिर अपनी बाइक नीचे वर्कशॉप में लेके जानी पड़ी, और पंचर में ही मैं ये सब घूम रहा था। और जब मैं वहाँ पहुँचा और 4 घंटे में तो उन्होंने मेरी बाइक का पंचर बनाया। वो इसलिए क्योंकि उन्हें तो बड़ी बड़ी जो आर्मी के ट्रक्स होते हैं उनके पंचर बनाने की आदत है, वही उनके पास इक्विपमेंट्स हैं। बाइक का तो टायर खोलने तक का उनके पास कोई औजार नहीं था। तो मेरी बाइक का एक पंचर के उन्होंने मेरे से 800 रुपये चार्ज किए। सोचिए, 200-250 रुपये में पूरा ट्यूब मिल जाता है नया, 800 रुपये मैंने एक पंचर के पे किए। और क्यों नहीं करता, क्यों करने पड़े, उसका रीज़न ये है कि अगर मैं पंचर नहीं बनवाता तो मेरे को अपनी बाइक किसी जीप में लोड करवा के धारचूला तक लानी पड़ती, और वो भी मेरे से 2500 रुपये ले लेता कम से कम। तो उन 2500 रुपये को बचाने के लिए मेरे को 800 रुपये खर्च करने पड़े। तो मैं आपसे कहूँगा कि आप ये बेसिक सामान ज़रूर लेके साथ चलिए। वहाँ पर आपको रास्ते में कोई पंचर वाला नहीं मिलेगा, धारचूला के बाद से नहीं मिलेगा। इसलिए आप पूरी जर्नी ऐसे मान के चलिए कि आप बस रास्ते में जो भी आपको मिलेगा वो मैगी वगैरह आप खा सकते हैं, आप बाकी कोई फर्स्ट एड वगैरह ऐसा कुछ मिलेगा नहीं। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेरे को बताइएगा। मैं अपने इस वीडियो में कुछ अपने पर्सनल वीडियोस और पिक्स लगाऊंगा, उम्मीद है कि आपको वो पसंद आएंगी और उससे आपको अंदाज़ा लगेगा कि मैं किस बारे में क्या बात कर रहा हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। नेक्स्ट संडे को फिर से ट्रैवल पर ही एक वीडियो करेंगे, और मंडे टू फ्राइडे हम बात करेंगे जियोपॉलिटिक्स के ऊपर, और सैटरडे को हम बात करेंगे इकोनॉमी और फाइनेंशियल गोल्स के ऊपर। मिलते हैं अगले वीडियो तक, आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।